रशिया के कर्स्क रीजन में यूक्रेन का प्लान फेल हो रहा है। रशिया की टेरिटरी कब्जाने से कुछ टाइम के लिए यूक्रेन के लोगों और सैनिकों का मनोबल जरूर बढ़ा था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। रशिया ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और यूक्रेन के गढ़ों को नष्ट करके अपने एरियाज को वापस कैप्चर करना शुरू कर दिया है। जिस सरप्राइज अटैक को तमाम वेस्टर्न देश सेलिब्रेट कर रहे थे और यूक्रेन की बहादुरी बता रहे थे, उसे आज एक गलती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी आखिर क्यों कब्जाई थी? इसलिए ना कि वो रशिया को डिस्ट्रैक्ट कर सके और उसे अपने ईस्टर्न रीजन में आगे बढ़ने से रोक सके, है ना? तो क्या यूक्रेन ने रशिया को आगे बढ़ने से रोक दिया है? नहीं, रशिया अभी भी यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धीमा होना तो छोड़िए, रशिया ने यहां पर अपनी गति और तेज कर ली है। मतलब यूक्रेन का कर्स्क अटैक रशिया की स्पीड को स्लो नहीं कर सका है। रशिया ईस्टर्न यूक्रेन में तो तेजी से आगे बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ अब उसने कर्स्क में अपने कब्जाए गए एरियाज को छुड़वाना भी शुरू कर दिया है। बहुत जल्द रशिया यूक्रेनियन फोर्सेस को अपनी टेरिटरी से बाहर खदेड़ देगा। याद रखिएगा कि इन सब के बीच रशिया अपना मेन गोल भूला नहीं है, जो है डॉनबस रीजन को कैप्चर करना और नेटो के अपने बॉर्डर्स की तरफ एक्सपेंशन के अगेंस्ट एक बफर जोन क्रिएट करना। रशिया की टेरिटरी पर कब्जा करना यूक्रेन के लिए केवल एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये अच्छे से जानते थे कि यूक्रेनियन फोर्सेस ज्यादा टाइम तक रशियन टेरिटरी को कब्जाए नहीं रख पाएंगी। जल्दी ही उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन कर्स्क में लगातार सोल्जर्स थोड़ी ना भेजता रहेगा। बाकी जगहों पर भी तो उसे अपनी टेरिटरी डिफेंड करनी है, वहां भी तो रशिया को रोकने के लिए सोल्जर्स चाहिए। ऑलरेडी यूक्रेन की मिलिट्री काफी प्रेशर में है, सोल्जर्स की भारी कमी है, हथियार भी कम पड़ रहे हैं और मिस्टर जेलेंस्की के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वेस्टर्न एलाइज की तरफ से मदद काफी कम और काफी देर से पहुंच रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के रशियन टेरिटरी को कब्जाने के कदम ने प्रेसिडेंट पुतिन को जरूर एम्बेरस किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से अब तक किसी भी देश ने मिलिट्री भेजकर रशियन टेरिटरी नहीं कब्जाई थी। हालांकि तब भी इस कदम को एक स्मार्ट मूव नहीं कहा जा सकता। यह बस मिस्टर जेलेंस्की का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था, जिसके द्वारा वो अपने वेस्टर्न एलाइज को एक मैसेज देना चाहते थे कि देखिए, इतने कम रिसोर्सेज के साथ भी हम रशिया में घुसकर एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। एक तरह से मिस्टर जेलेंस्की अपने वेस्टर्न एलाइज को यह कहना चाह रहे थे कि उनके द्वारा की गई मदद बेकार नहीं जा रही है, और इसलिए यदि वो मदद करना जारी रखेंगे तो यूक्रेन बाजी पलट सकता है। तभी यूक्रेन ने ताकत का प्रदर्शन करते हुए लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर रशियन टेरिटरी को कब्जा लिया, कई सौ रशियन सैनिकों को पकड़ लिया, तमाम पुलों को नष्ट कर दिया और रशियन फोर्सेस के लॉजिस्टिक्स को कट ऑफ करने का प्रयास किया। रशिया को इस रीजन से अपने 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। कर्स्क अटैक यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री जरूर रही, लेकिन इससे यूक्रेन को कोई खास बड़ा फायदा नहीं हुआ है। इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक रशिया अपने 10 गांवों को यूक्रेन से वापस ले चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जमीन पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों ने स्वीकार किया है कि स्थिति उनके पक्ष में नहीं है। तो मिस्टर जेलेंस्की का दांव उल्टा पड़ गया है। यूक्रेन रशिया के अंदर एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता था, ताकि फिर वो भविष्य में होने वाली टॉक्स में इसे एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सके। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का सोचना था कि यूक्रेन के द्वारा कब्जाई गई रशियन टेरिटरी के बदले प्रेसिडेंट पुतिन को रशिया के द्वारा कब्जाई गई यूक्रेनियन टेरिटरी का सौदा करना पड़ेगा। मिस्टर जेलेंस्की को लगने लगा था कि युद्ध में अब वो मजबूत स्थिति में आ गए हैं, जबकि ऐसा था नहीं। रशिया आज भी मजबूत स्थिति में है, जबकि यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रशिया के पास ज्यादा मैन पावर और हथियार हैं, जिससे यूक्रेन के पहले टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। वैगनर मर्सिनरीज और चेचन स्पेशल फोर्सेस कर्स्क में हरकत में आ चुके हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अनजान टेरिटरी पर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें नेविगेशन और कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है और डिफिकल्ट टेरेन उनकी समस्याओं को और बढ़ा रही है। ऊपर से अब रशिया जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अपनी टेरिटरीज को वापस ले रहा है और कर्स्क में यूक्रेनियन सोल्जर्स को आने वाली मदद और सप्लाईज को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि युद्ध में जीत इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है
कि ट्रूप्स वेल इक्विप्ड हैं कि नहीं, समय से उन तक खाना पानी, हथियार, मेडिकल सप्लाईज इत्यादि पहुंच रहे हैं या नहीं, क्योंकि वॉर में लॉजिस्टिक्स क्रूशल रोल प्ले करते हैं। इसलिए देश युद्ध में हमेशा दुश्मन की सप्लाई लाइंस को कट ऑफ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सप्लाईज की शॉर्टेज फेस कर रही मिलिट्री को हराना आसान होता है। इसलिए रशिया कर्स्क में यूक्रेनियन फोर्सेस के लॉजिस्टिकल सपोर्ट को कट ऑफ करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है कि छोटे मोटे फायदे के चक्कर में यूक्रेन आगे होने वाले बड़े नुकसान को नजरअंदाज कर रहा है। जल्द ही यूक्रेनी सेना को कर्स्क से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। तो अंत में उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। जो जमीन कब्जाई थी वो हाथ से गई, और जो रशिया के सैनिक पकड़े थे उनमें से कुछ को तो यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बदले रशिया के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो अंत में यूक्रेन के पास बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने के लिए न रशियन टेरिटरी बचेगी और न ही रशियन सोल्जर्स होंगे। और तो और मिस्टर जेलेंस्की ने कर्स्क अटैक के लिए जो ट्रूप्स डाइवर्ट कर दिए, उसकी वजह से ईस्टर्न यूक्रेन का डिफेंस कमजोर हो गया। एक एक्सपीरियंस लीडर कर्स्क में नया फ्रंट खोलने के बजाय ईस्टर्न यूक्रेन में रीइंफोर्समेंट्स बढ़ाता और डिफेंस को मजबूत करता। खैर, यूक्रेन का यह दांव काफी महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि इसने ईस्टर्न यूक्रेन के डिफेंस को कमजोर कर दिया है, जिससे रशिया का डॉनबस रीजन को कैप्चर करने का लक्ष्य आसान हो गया है। मिस्टर जेलेंस्की का ये सोचना था कि सरप्राइज अटैक के बाद रशिया फौरन ईस्टर्न यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को डाइवर्ट करके कर्स्क में डिप्लॉय कर देगा। तो जब यूक्रेनियन अटैक को रिपेल करने के लिए सोल्जर्स डाइवर्ट किए जाएंगे, तब ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया की गति धीमी पड़ जाएगी। इससे यूक्रेन के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स डोनेस्क और लुहांस्क पर से कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रशिया ने डॉनबस रीजन में अपनी गति धीमी नहीं पड़ने दी, और अब तो रशियन फोर्सेस डोनेस्क प्रोविंस में स्थित पोक्रोव्स्क शहर के काफी करीब पहुंच चुकी है। ये शहर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मेजर रोड और रेल नेटवर्क्स पास होते हैं। इसकी वजह से यूक्रेनियन फोर्सेस के लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए ये शहर काफी महत्वपूर्ण है। रशिया यहाँ पर सप्लाई लाइंस को कट ऑफ करके डोनेस्क में यूक्रेनियन ट्रूप्स को आइसोलेट कर सकता है, जिसके बाद वो ज्यादा समय तक रशियन फोर्सेस के आगे टिक नहीं पाएंगे। पोक्रोव्स्क कब्जाना रशिया के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। तो अब आप बताइए कि ज्यादा समझदारी किसमें थी, पोक्रोव्स्क को डिफेंड करने में या अपने बेस्ट ट्रूप्स और एडवांस इक्विपमेंट को कर्स्क भेज देने में? थोड़े समय के लिए मनोबल बढ़ाने के चक्कर में क्या अपने ईस्टर्न रीजन में सबसे क्रिटिकल फ्रंटलाइन को कमजोर करना सही था? अब देखिए मिस्टर जेलेंस्की के सामने क्या क्या चुनौतियां उठ खड़ी हुई हैं। डोनेस्क और खार्किव के डिफेंसेस कमजोर हैं, मैन पावर शॉर्टेजेस तो हैं ही, कर्स्क का ऑपरेशन फेल हो चुका है, और कोड में खाज ये कि वेस्टर्न एलाइज की तरफ से रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और उधर रशिया का फोकस डोनेट्स्क पर बना हुआ है। रशिया लगातार ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़त हासिल करता जा रहा है। मिस्टर जेलेंस्की के कर्स्क के मिस कैलकुलेशन से रशिया की पोजीशन मजबूत हुई है, जिससे वो यूक्रेनियन टेरिटरी में और जल्दी आगे बढ़ेगा। कुछ एनालिस्ट्स इसे रशियन ट्रैप कह रहे हैं। उनकी थियरी है कि रशिया ने जानबूझकर लूप होल्स छोड़े, जिससे यूक्रेन उन्हें एक्सप्लॉइट करने की सोचे, और ऐसा हुआ भी। रशिया की चाल में फंसकर यूक्रेन ने अपने ट्रूप्स को डाइवर्ट करके कर्स्क को इन्वेड कर दिया। इससे यूक्रेन के बाकी थिएटर्स में डिफेंसेस कमजोर हो गए। पूरे टाइम मिस्टर जेलेंस्की को ऐसा लगता रहा कि रशियन टेरिटरी को कैप्चर करके उन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, जबकि असल में रशिया ने इंटेंशनली ऐसा होने दिया और यूक्रेन के सरप्राइज अटैक को तुरंत रिपेल करने की कोशिश नहीं की। यूक्रेन की चाल कामयाब नहीं होने दी, डॉनबस पर अपना फोकस बनाए रखा और ईस्टर्न यूक्रेन में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के बाद ही फाइनली कर्स्क में जवाबी कार्रवाई शुरू की। तो क्लियरली मिस्टर जेलेंस्की का प्लान विफल हो गया है। आगे अभी यूएस के चुनाव को लेकर भी अनसर्टेनिटी है कि कौन जीतेगा और चुनाव के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली असिस्टेंस का क्या होगा, क्योंकि अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो यूक्रेन की असिस्टेंस को कम कर सकते हैं, नेटो को कमजोर कर सकते हैं और यूक्रेन के ऊपर रशिया से नेगोशिएट करने का प्रेशर बना सकते हैं। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो वो यूक्रेन को डिफेंड करने और नेटो को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकती हैं। तो यूएस के चुनाव के नतीजों का रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर काफी असर होगा। यूएस की यूक्रेन के प्रति अप्रोच निर्धारित होगी। तो इसलिए मिस्टर जेलेंस्की को कर्स्क एडवेंचर से पहले एटलीस्ट यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए था,
क्योंकि तब उनके पास यूएस की फाइनेंशियल एड, मिलिट्री इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस सपोर्ट को लेकर ज्यादा क्लैरिटी होती। हम जानते हैं कि यूएस के सपोर्ट के बिना यूक्रेन रशिया के आगे टिक नहीं पाएगा। फिलहाल मिस्टर पुतिन कर्स्क से यूक्रेनियन ट्रूप्स को बाहर खदेड़ रहे हैं और अपनी टेरिटरी को लिबरेट कर रहे हैं, जबकि मिस्टर जेलेंस्की फ्रस्ट्रेटेड हैं और टाइमली एड ना मिल पाने से अपने वेस्टर्न एलाइज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रशिया के पास ज्यादा सोल्जर्स और हथियार हैं, एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स हैं, जबकि यूक्रेन सोल्जर्स और वेपन्स की शॉर्टेज से जूझ रहा है और उसके फाइटर्स इनएक्सपीरियंस्ड हैं। एक यूक्रेनियन सोल्जर ने तो कैमरा पर बोला है कि रशिया के भयानक जवाबी हमले के आगे वेस्टर्न वेपन्स बेअसर हो रहे हैं और यूक्रेनियन सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये गलती काफी नहीं थी, मिस्टर जेलेंस्की अब वेस्टर्न एलाइज से इस बात की परमिशन मांग रहे हैं कि उन्हें रशिया के अंदर वेस्टर्न हथियार से अटैक करने दिया जाए। यूएस और यूके डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्रेन को परमिशन देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर वेस्टर्न मेड वेपन्स के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटा दिया जाता है और यूक्रेन को इनसे रशियन टेरिटरी के अंदर अटैक करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि रशिया इसे युद्ध में वेस्टर्न नेशंस के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के रूप में देखेगा। मतलब अभी जो पर्दे के पीछे से इनडायरेक्टली नेटो वर्सेस रशिया युद्ध चल रहा है, वो खुलकर सामने आ जाएगा और नेटो और रशिया के बीच फुल ब्लोन वॉर में तब्दील हो जाएगा। आशा करते हैं दोनों देशों को सद्बुद्धि मिले और दोनों डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें, ताकि हमें रीजन और उसके बियॉन्ड और ज्यादा विनाश देखने को ना मिले।